पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मयंक सोनिया को लेकर ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन में कुछ गुंडे सोनिया के साथ बदतमीजी करते हैं तो मयंक उन्हें मार भगाता है। अब आगे इधर कोमल एक ही बार बार मिसेज भाटिया से किया करती थी, आंटी जी कुछ पता चला? कभी उनसे दोबारा मैं मिल पाऊंगी या फिर मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही इंतज़ार में गुजर जाएगी? प्लीज़ आंटी कैसे भी करके मुझे उनसे मिलवा दो। बेटी तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी उनसे मिलवाने की। अब मैं अपने सदमे से बाहर आ चुकी हूँ, हर संभव कोशिश करूंगी तुम्हें उनसे मिलवाने की। अगर फिर भी नहीं मिला तो मैं तुम्हारी तस्वीर अखबार में डलवा दूंगी, सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। एक ना एक दिन ज़रूर मिलोगे। तुम्हें जैसे ही उसकी कोई खबर आएगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। देखो ऊपर वाले की मर्जी क्या है। मिसेज भाटिया जिन्हें कोमल आज सब कुछ मान चुकी थी, उनकी ही बात और ख्वाब में जीने लगी थी। हमेशा चुपचाप गुमसुम सी रहने लगी थी, क्योंकि मिसेज भाटिया के ऊपर भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। उनका पति उनसे दूर तो जा चुका था, फिर भी अपने तरीके से वह उसे समझाया करती थी। समय यूं ही गुजर रहा था, अब उम्मीद भी टूटने लगी थी। दिल में बचा सारी उम्मीद भी बिखरने लगी थी। वह बहुत उदास हो जाया करती थी जब उसे वह दिन याद आता था। चाहते हुए भी अपना दुख किसी को नहीं दिखा पाती थी। आखिर उसका सहारा था ही कौन? उनसे बिछड़ने के बाद दुनिया में अकेली ही तो रह गई थी। इसलिए वह कुछ उस घर में जाकर ऐसे घुल मिल गई थी जैसे लग रहा था उस घर की ही कोई फैमिली मेंबर हो। वह मिसेस भाटिया से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। होता भी क्यों ना, मिसेस भाटिया बहुत ही अच्छी और भली औरत थी। उन्होंने इतना अपनापन और प्यार दिया कि वह उनकी हुए बिना नहीं रह पाई। मिसेस भाटिया का घर में उनकी बेटियां, बहुएं और बेटे थे। बहू और बेटियों से उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। घर के सारे कामों में हाथ बटाने लगी थी। मिसेस भाटिया की बहू और बेटियां, जिनका नाम नैना और खुशबू था, दोनों बहुत अच्छी थी। दोनों उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, हर समय अपने पास ही रखा करती थी। कभी कभी उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की भी कोशिश करती थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे, रातें यूं ही कट रही थी। कोमल बेचारी करती भी तो क्या करती, बस उसकी याद में अपनी ज़िंदगी काट रही थी। एक आस में जी रही थी, कभी तो मयंक से उसकी मुलाकात होगी। किसी दिन ज़रूर वह उसकी ज़िंदगी में ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी हमारे सोच के अनुसार कहाँ चलती है। ऐसा ही हुआ कोमल के साथ। एक दिन भूली बिसरी जिंदगी में दो बार से भूचाल और खलल तब पड़ जाता है जब मिसेस भाटिया का छोटा बेटा रोहन किसी न किसी बहाने घर में उसका पीछा करने लगता है। कोमल पर गंदी निगाह रखने लगता है, उसे छूने की कोशिश करने लगता है, जानबूझकर उसके आसपास मंडराने लगता है। वह एक दिन अकेला पाकर सचमुच उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कोमल का दिलो दिमाग में करंट जैसा कुछ दौड़ जाता है। एक झटके से उससे दूर हो जाती है और डरी सहमी हुई नज़रों से उसे देखने लगती है, जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट के पीछे पल रहा शैतानी दिमाग भी दिख जाता है। कोमल बेचारी सोच में पड़ जाती है। उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है सोचकर भी कांप उठती है। आए दिन रोहन उसके आगे पीछे डोलता रहता है। जब उसे अकेले में मौका मिलता, कोमल को अपने आगोश में भरने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। यह सब देखकर कोमल गुमसुम सी रहने लगी। जल्द से जल्द अपना सारा काम ख़त्म करके अधिकांश समय अपने कमरे में गुजारने लग जाती है। अब नैना और खुशबू से भी वह दूरी बनाने लगी थी। उसके अंदर अचानक आए यह बदलाव को कोई नहीं समझ पा रहा था। सबको लग रहा था शायद कोमल अपनी पिछली ज़िंदगी से परेशान होगी, इसलिए यह सब कर रही है। सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता और ना कोमल किसी को बताने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि मिसेस भाटिया से भी रोहन की शिकायत नहीं करती। कोमल की ज़िंदगी सही मायनों में अब उसे परेशान करने लगी थी। अपनी ज़िंदगी से खुद परेशान और हैरान होने लगी थी। अब तक तो उसे अपने पति से बिछड़ने का गम खाया जा रहा था, लेकिन अब बात कुछ और थी। बात उसकी इज्जत की थी। आज उसे सही मायने में समझ आ रहा था एक औरत की ज़िंदगी कितनी बुरी हो जाती है जब वह औरत अकेली पड़ जाती है, जब उसके सर से छत छिन जाती है, तब उसके ऊपर दुनिया वालों की बुरी नज़र पड़ने लगती है।
यही हाल आज कोमल का था। हर वक्त परेशान रहने लगी। जब भी वह अकेली होती इधर उधर देखने लगती। न जाने कब कौन आकर उसकी इज्जत पर हाथ डाल दे, और चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे हर दिन बढ़ता गया। दिन पे दिन और भी ज़्यादा चुपचाप रहने लगी। उसका व्यवहार बदलता जा रहा था। मिसेज भाटिया का बेटा उनके लिए तो बहुत अच्छा था। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा देवर। लेकिन कोमल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मर्द था। अनजान इंसान था जिसकी नीयत भी अब खराब होने लगी थी कोमल को देखकर। उसके लिए उसकी इज्जत पर हाथ डालना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि कोमल उसके घर में ही रह रही थी, जिस घर में उसका कोई नाता रिश्ता नहीं था। उसका अपना सगा कोई नहीं था। भगवान न करे कोमल के साथ यदि कुछ उल्टा सीधा हो जाता, तो कोई भी कोमल का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। कौन यकीन करता उसकी बातों पर। रोहन की माँ, बहन या भाभी सब तो उनकी अपनी थी। बस कोमल ही अनजान थी, जिससे कोई रिश्ता किसी का नहीं था। जब रोहन किसी काम से बाहर रहता या फिर अपने ऑफिस में रहता, तब तक ही कोमल चैन से घर में रहती थी। उसके आने के बाद वह बहुत चौकन्ना हो जाती थी। सही मायने में कोमल की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी थी। पहले तो उसे सिर्फ अपने परिवार और पति से खो जाने का गम था, लेकिन अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी, उसके स्वाभिमान की थी। तो वह शांत कैसे रहती। दिन रात परेशान रहने लगी। आते जाते लोगों पर ध्यान रखा करती। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बिल्कुल खामोश और चुपचाप रहने लगी थी। व्यवहार में बहुत बदलाव आ रहा था। एक पल भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। रोहन ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया था। सुबह होने के बाद ही, सबके जाग जाने के बाद कमरे से निकलती और शाम होते ही सबसे पहले अपने कमरे में चली जाती। अब तो खाना भी बंद कर दिया। खाने के लिए जब रोहन किसी कारणवश घर रहता, तब कोमल और भी परेशान रहा करती थी। आखिर कोई औरत किसी मर्द की लालसा भरी नज़रों से कब तक बची रह सकती है। हर समय मिसेज भाटिया का बेटा कोमल पर नज़र बनाए रखता था, इस इंतज़ार में कभी ना कभी मौका उसके हाथ लगेगा। यह सब सोच सोच कर कोमल का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी और लग रहा था इस घर से भागकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन एक गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आखिर भागकर जाती तो कहाँ जाती, सोच में पड़ जाती है। किस्मत ने भी अजीब खेल खेल रखा था कोमल के साथ। अब तो वह हर हाल में रोहन की नज़रों से और उससे बचने की कोशिश में लगी रहती। रात को भी अच्छे से सो नहीं पाती थी। कभी कभी तो उठकर बैठ जाती और मयंक को याद करके खूब रोया करती थी। इतना रोती थी कि आंखें और चेहरा भी सूज जाता था। हर रोज़ भगवान से एक ही प्रार्थना किया करती, किसी भी हालत में उसे उसका मयंक मिल जाए, और दूसरी ओर उसकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। एक जवान औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर उसके लिए और कुछ भी नहीं होता। एक छोटा सा दाग भी लग जाने के बाद औरतों की ज़िंदगी वैसे ही बदनाम हो जाया करती है। लोग ये नहीं देखते दोष किसका है। इज्जत जाने का मतलब लोग औरत को गिरी हुई नज़रों से देखने लगते हैं, जबकि जो औरत की इस हालत का जिम्मेदार होता है उसे कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उस पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया वाले एक औरत को समझने की कोशिश नहीं करते। जब उसकी इज्जत चली जाती है, तरह तरह के सवाल कोमल के मन में उठ रहे थे। काश मेरा पति मयंक इस समय मेरे साथ होता है, तब मैं कितनी सुरक्षित और शांति महसूस करती। इसी सोच में सारा समय गुजर जाया करता। इधर सोनिया को उन गुंडों से बचाने के बाद लोग आगे बढ़कर मयंक की तारीफ करने लगते हैं। ट्रेन में सवार सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। जब मयंक सोनिया के करीब आता है, तो उसकी आंखों में मयंक के लिए इज्जत और प्यार के आंसू छलक उठते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सोनिया मयंक का शुक्रिया अदा करती है, जिसे देखकर मयंक उसे गले से लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ सोनिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, और एक भाई होने के नाते मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। अपनी बहन की इज्जत और लाज बचाना एक भाई का कर्तव्य होता है। उसके लिए तुम्हें हमारा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं। इतना बोलकर उसे आराम से उसकी सीट पर बिठा देता है, और मन ही मन अपनी पत्नी कोमल के लिए भी प्रार्थना करता है, ऊपर वाले से, हे प्रभु, मेरी कोमल जहाँ भी हो, जिस हालत में हो, जैसी भी हो, उसकी इज्जत की रक्षा आपके हाथ में है।
आप ही उसके सब कुछ हैं, कोमल के ऊपर कोई आँच मत आने देना भगवान। इतना बोलकर दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखने लगता है। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और तेज़ी से पटरी पर आगे भागने लगती है। आज का दिन भी जाने कैसा दिन था। रोहन ऑफिस चला गया था। मिसेज भाटिया की बहू और बेटी दोनों की तबीयत खराब लग रही थी। दोनों अपने कमरे में सोई थी। यह सब देखकर मिसेज भाटिया का दिल बैठा जा रहा था। आज पूरा घर सुनसान दिखाई दे रहा था। ना जाने क्यों, कोई बात है। आज कोमल का भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था, जबकि मिसेज भाटिया किसी काम से कोमल को कितनी बार आवाज़ लगा चुकी थी, लेकिन कोमल का ध्यान कहीं और था। उसके कान तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। वैसे भी कोमल आजकल बहुत ज़्यादा खोई खोई और बुझी सी रहने लगी थी। ना जाने क्यों आज कोमल का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कई बार उसे सबने टोका, लेकिन वह अपने आप में खोई खोई सी थी। कोई भी काम उससे अच्छे से नहीं हो रहा था। वैसे भी कोमल का सारा समय परेशानियों में ही गुजर रहा था। एक नई परेशानी जो अभी अभी उसकी ज़िंदगी में आई थी, अपनी खुद की इज्जत की रक्षा करना, अपने आप को बचाए रखना, बस इतना ही ध्यान उसे था। उसके अलावा से कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज भी सुबह उठकर उदास मन से सारा काम करती है। अभी रसोई में कुछ काम कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर कोई आकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है। कोई रिश्तेदार दौड़ता हांफता हुआ मिसेज भाटिया को बुलाने आया था। जल्दी चलिए आंटी जी, आपको मम्मी ने बुलाया है। क्या बात है बेटा, हुआ क्या? इतना तो बताओ। आंटी जी, अभी आप जल्द से जल्द मेरे साथ चलें। इतना सुनते ही मिसेज भाटिया तेजी से भागती हुई उसके पीछे चल देती हैं। हे प्रभु, सब अच्छा करना। पता नहीं आज क्यों सुबह से दिल बहुत घबरा रहा था। वहीं कोमल उनके जाने के बाद बहुत देर तक गुमसुम एक जगह पर बैठी रह गई। तभी अचानक दरवाजे का डोरबेल कोई बजाता है, जिसे सुनकर कोमल बहुत घबरा जाती है। वह दरवाज़ा खोलना छोड़ सीधा अपने कमरे में दौड़ती हुई पहुंच जाती है। सब पूछते रह गए, बात क्या है? कोमल इतना घबरा क्यों रही है? कौन है जिससे इतना डरती है? क्या इस घर में उसे किसी का भय है जिसे वह महसूस कर रही है? सबके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। इधर कोमल डरती हुई दरवाजे को बंद करने जाती है। गलती से दरवाज़ा खुला रह जाता है और भागती हुई वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही समय गुजरा था कि किसी के आने की आहट उसके कानों में आती है। कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, फिर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कौन हो सकता है इस समय इस तरह चुपचाप कमरे में आकर कुछ बोल नहीं रहा? सोचती हुई वह वॉशरूम से बाहर आती है। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है, जो अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल बनाकर खड़ा उसे देख रहा था। यह सब देखकर कोमल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहुत घबरा जाती है। ना जाने आज उसके साथ क्या हो जाता। तभी अचानक बाहर निकलते हुए रोहन को उसकी बहन नैना देख लेती है। उसे इस तरह कोमल के कमरे से बाहर निकलता देखकर दिल घबरा जाता है। कुछ कुछ समझ आ रहा था, हो ना हो कोमल के डर के पीछे मेरे भाई का ही हाथ है। जब रोहन ने नैना की नज़र मिली, तब रोहन अपनी आंखें फेर लेता है और डर उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था। तभी आगे बढ़कर अपनी बहन को चिढ़ाने लगा, डर गए ना सब लोग? मैं अचानक बिना बताए घर पहुंच गया। उसकी बहन नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप अपने भाई को देख रही थी, उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आखिर आज रोहन को क्या हो गया? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। उसी समय मिसेज भाटिया दौड़ती भागती अपने घर पहुंचती हैं और उदास मन से अपनी बेटी को बोलती हैं, बहुत बुरा हुआ बुआ जी के साथ। उनकी बेटी जो कुछ दिन पहले अपनी मौसी माँ के घर घूमने गई थी, अचानक गायब हो गई। ना जाने कहाँ खो गई। हे भगवान, उस लड़की की रक्षा करना। इतना बड़ा मुंबई शहर में ना जाने वह लड़की कहाँ होगी, किस हालत में होगी। कहती हुई मिसेज भाटिया उदास होकर सोफे पर बैठ जाती हैं। दिन यूं ही गुजर रहा था, हर एक नई आस के साथ ही कि हो ना हो एक दिन वह अपने घर ज़रूर चली जाएगी। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि चाहते हुए भी वह अपने पति तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं मिसेज भाटिया अपनी नंद की बेटी की खबर सुनकर सब लोग मुंबई उसे ढूंढने पहुंच जाते हैं।
मीडिया और अखबार में भी उसकी गुमशुदगी की खबर देने की बात चलने लगती है। कुछ दिन तो सब लोग इधर उधर उसकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। सबको यही लग रहा था अब सोनिया का मिलना बहुत मुश्किल है। सब लोग दिल का पत्थर रखकर वापस अपने शहर दिल्ली लौटने की सोचते हैं। यही बात बताने के लिए मिसेस भाटिया को बुलाया गया था कि अब तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। घर पर सब लोग रोना धोना कर देते हैं। यह बात सुनकर मिसेस भाटिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उदास मन से अभी अभी अपने घर पहुंची थी। कितने दिनों से उसकी मौसी माँ मुंबई में उसे ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन ना जाने उस लड़की को क्या हो गया, कहाँ गुम हो गई। धरती निकल गई या आसमान, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले ही मिसेस भाटिया की ननंद को उसकी बहन कॉल करके सोनिया की बात डरते डरते बताती हैं, जिसे सुनकर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, चक्कर खाकर गिर जाती है। सपने में भी नहीं सोचा था उसकी सबसे छोटी और प्यारी बेटी इस तरह एक दिन गुम हो जाएगी, जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितना निश्चित थी अपनी बेटी को अपनी बहन के घर मुंबई भेजकर। गरीब इंसानों के लिए होता ही क्या है, नाते रिश्तेदार और अपनापन मौसी का मतलब माँ समान होता है। इसलिए मिसेस भाटिया की नंद अपनी बेटी को मौसी के घर भेज देती है। किस दिनों के लिए यह सोचकर मेरी बहन भी उसका ख्याल एक माँ की तरह रखेगी, उसे अपनी बेटी के जैसा रखेगी। लेकिन कौन जानता था वह लड़की अचानक एक दिन इतने बड़े शहर में खो जाएगी। इसमें उस लड़की की मासी माँ की गलती भी नहीं थी। बात इतना परेशान करने वाली थी, सब लोग बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि खाना पीना भी अच्छे से नहीं खा रहे थे। सोनिया की माँ पर जैसे पहाड़ी टूट पड़ा था। ना चैन से सो रही थी, ना चैन से उठ रही थी। उनका दिल बैठा जा रहा था। हर एक फ़ोन पर पागलों की तरह दौड़ने लगती थी। हो ना हो मेरी बेटी की ही कोई खबर होगी। जब कोई खबर नहीं आती तो बेजान और बेबस होकर बस रोने बैठ जाती थी। यह सब बातें सुनकर मिसेस भाटिया की बहू और बेटी कोमल बहुत उदास हो जाती हैं। कोमल भी खुद में खो जाती है। आखिर मैं भी तो अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। भगवान जाने कब मिलूंगी, किस हाल में होगा मेरा पति। हजारों सवाल जवाब उसके मन में उठने लगते हैं। मिसेस भाटिया कुछ दिनों के लिए अपनी नंद मधुबाला जी को अपने साथ अपने घर ले आती हैं, यह सोचकर शायद कुछ दिनों के लिए तकलीफ से बाहर आ जाएगी। अपनी बेटी का खो जाने का गम थोड़ा भूल पाएगी। मिसेस भाटिया अच्छा सोचकर अपनी नंद मधुबाला जी को अपने घर लाती हैं, लेकिन होता उल्टा है। उसकी नंद जब भी कोमल को देखती उसे अपनी बेटी की याद आ जाती और फिर बहुत उदास हो जाती, रोना धोना करती, बिना कुछ खाए पिए बैठी रहती थी। एक दिन मधुबाला जी यूं ही उदास बैठी थी, तभी कोमल से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़कर उनके बगल में बैठ जाती है और उनके हाथ पैर सर को सहलाने लगती है। मधुबाला जी उसे सामने देखकर उसके सामने हाथ जोड़ देती है। कहती हैं, बेटी तुम भी तो अपने परिवार से बिछड़कर दूर हो, लेकिन तुम आज ऐसी जगह पर हो जहां तुम्हारी इज्जत और जान दोनों सुरक्षित हैं। मेरी भाभी ने तुम्हें अपनी बेटी के समान रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। प्लीज़ बेटी, तुम भगवान से एक बार विनती करो कि मेरी बेटी सोनिया भी जहाँ भी हो अच्छे से हो और हमें बहुत जल्द मिल जाए। मेरे दिल के बहुत करीब थी मेरी छोटी बेटी, बहुत मासूम और चंचल। पूरे घर में मेरी बेटी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आज वही मुझसे दूर चली गई है। मैं जानती हूँ कोमल बेटा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दुआ ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा। एक बार मेरी बेटी के लिए भी दुआ कर देना। रोती हुई मधुबाला जी बोलती जा रही थी। उनकी आवाज़ में अपनी बेटी को खो देने की तड़प थी, जिसे सुनकर कोमल का दिल भर जाता है। मन कर रहा था सोनिया को अभी और इसी वक्त ढूंढकर उनके सामने ले आऊं, ताकि एक माँ के दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन उसके बस की बात कहाँ थी, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, ना जानती थी। उसके लिए तो सोनिया एक अनजानी लड़की थी। दूसरी तरफ कोमल खुद भी बेबस और लाचार थी। ना कोई अपना ठौर ठिकाना था और ना ही उसका अपना खोया हुआ प्यार मिल रहा था। मन ही मन सोचती है, मैं किसी और के लिए क्या दुआ करूँगी, जो सारा खुद में झेल रही हूँ। मैं खुद भी लाचार बन बैठी हूँ। कोमल बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो गई, किस सोच में डूब गई हो। कोमल को चुपचाप और उदास बैठा देखकर मिसेस भाटिया कहती हैं,
जी नहीं, कहीं नहीं आंटी जी, बस यूं ही मैं कुछ सोचने लगी थी। तभी मधुबाला जी कहती हैं, बेटा कोमल, आप मेरी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना तो करेंगी। बोलो बेटी, बोलो मधुबाला जी। कोमल को अपने गले लगाते हुए कहती हैं और ज़ोर ज़ोर से बिलख कर रोने लगती हैं। उसे रोता हुआ देखकर कोमल से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। अपने दिल में पड़े कई दिनों का भड़ास निकाल देना चाहती थी। बेचारी, कोई कोमल से पूछता उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आखिर वह लड़की अपने प्यार से बिछड़ गई थी। इस दुनिया में एकमात्र सहारा उसका प्यार मयंक था, जो उसे बड़ी इज्जत के साथ शादी करके अपने घर ही ले जा रहा था। दोनों रास्ते में खो गए, ना जाने खोया हुआ प्यार कब मिलेगा। मधुबाला जी कोमल को अपने गला लगाकर खूब रोती हैं। अपनी बेटी की याद में उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था, कोमल को गले लगाकर। इधर ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। सोनिया चहकती हुई चिड़िया के जैसी खुशी से उछल पड़ती है। ट्रेन से उतरकर वह तेज कदमों से चलती है, भागती जा रही थी। अब तो मयंक को उसका पीछा करने में भी दिक्कत हो रही थी। सोनिया को इस तरह खुश देखकर मयंक भी मुस्कुरा उठता है और मन ही मन सोचता है, आज कितने दिनों के बाद इस लड़की के चेहरे पर मैंने खुशी देखी। सोनिया आगे बढ़कर एक टैक्सी वाले से बात करती है। उसे समझ नहीं आता, फिर दूसरे के पास जाती है। मयंक पीछे से चिल्लाता जा रहा था, अरे सोनिया रुक जाओ, कहाँ भागी जा रही हो। मयंक भाई देखो ना, टैक्सी वाले भैया कितना ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कोई बात नहीं सोनिया, जितने पैसे बोलते हैं मैं दे दूंगा, चलो बैठ जाओ। सोनिया इत्मीनान से टैक्सी में बैठ जाती है। जैसा कि सोनिया ने अपना पता बताया था, उसी जगह पर टैक्सी रुकती है। जैसे ही टैक्सी से उतरकर अपने घर की ओर जाती है, तभी बाहर से देखती है घर में तो कोई नहीं है, बड़ा सा ताला लटका हुआ था। सोनिया बहुत मायूस हो जाती है, पता नहीं सारे घर वाले एक साथ कहाँ चले गए हैं। मयंक दरवाजे पर ताला देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर सोनिया का चेहरा देखता है। दरवाजे पर ताला होने के बावजूद सोनिया काफ़ी रिलैक्स थी। ऐसा लग रहा था वह अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी है। अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मयंक भैया कोई बात नहीं, चलो ना, थोड़ी दूर पर मेरी मामी जी का घर है, चलो उनसे जाकर पता करते हैं माँ के बारे में। वैसे भी मेरे गायब होने से मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मेरा भाई, पापा और माँ सब लोग मुझे ढूंढने में लगे होंगे। मेरी मामी जी भी बहुत परेशान होंगी। सोनिया बात करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी अपनी मामी जी के घर। इधर जो लड़की घर में बहुत सुरक्षित और सुकून महसूस करती थी, वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन उसकी हालत उस घर में भीगी बिल्ली जैसी हो जाएगी। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। भटकती आत्मा की तरह इधर को उधर भागना पड़ेगा। कई बार मिसेस भाटिया ने कोमल से बात करने की कोशिश की थी, उससे सारी सच्चाई जानने की कोशिश की थी। आखिर परेशानी क्या है कोमल को इस घर में। कोई तो डर है उसके मन में, फिर बताती क्यों नहीं। पूछने के बाद भी कुछ नहीं बोलती और ना ही बोलना चाहती, बस चुपचाप उसे निहारती रह जाती हैं। उसकी ज़िंदगी में एक नई परेशानी खड़ी हो चुकी थी। वह मिसेज भाटिया और मधुबाला जी दोनों साथ साथ मुंबई जाने की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि अब तक सोनिया का कोई अता पता नहीं था। वहीं मधुबाला जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब कोमल सुनती है यह सारी बातें तो उसका दिल करता है आगे बढ़कर मिसेज भाटिया को रोक लें, उन्हें मुंबई ना जाने दें। लेकिन मामला इतना गंभीर था कि चाहते हुए भी वे रोक नहीं पाती। वह लाचार और मायूस होकर उनका सामान पैक करने में उनका हाथ बटाने लगती है। अब घर में सिर्फ भाभी नैना और मिसेज भाटिया की बेटी खुशबू ही बच गई थी। लेकिन परेशानी की बात यह भी थी कि भाभी जी कल सुबह सुबह अपने मायके जाने वाली थी। अब सिर्फ घर में कोमल और मिसेज भाटिया की बेटी खुशबू बच गई थी। अब कोमल के लिए मुश्किल और भी बढ़ने वाली थी। उसका डर और भी बढ़ जाता है, ना जाने अब उसके साथ क्या होने वाला है। सोच सोचकर वह घबरा जाती है। रोहन अब उसके साथ कैसा सलूक करने वाला है, कहीं अकेलेपन का फ़ायदा ना उठाने लग जाए। अब तो उसे खुला खेलने का मौका मिल जाएगा। काफ़ी रात बीत जाती है सोच विचार करने में। भगवान का नाम लेते लेते कोमल सो तो जाती है, लेकिन सुबह बहुत देर तक उसकी नींद खुलती है। तब तक भाभी जा चुकी थी। भैया के साथ उठते ही सबसे पहले उसके कमरे में जाकर देखती है। सचमुच भाभी और भैया जा चुके थे। उसके बाद रसोई घर में जाती है, जहाँ मिसेज भाटिया की बेटी खुशबू चाय बनाने में व्यस्त थी।
सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में निकल चुके थे। कोमल का मतलब रोहन भी था। शायद रोहन ऑफिस जा चुका था। रोहन को घर में ना देखकर कोमल चैन की सांस लेती है और खुशबू के द्वारा बनाए गए नाश्ते को अनमने मन से थोड़ा सा खा लेती है। खुशबू कहती है, कोमल तुम इतनी घबराई और डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमने तो नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया। क्या बात है, मुझे बताओ। कोमल कहती है, कोई बात नहीं, मैं अच्छी भली तो हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो। थोड़ी देर के बाद खुशबू काम से बाहर जाने लगती है। कोमल से कहती है, कोमल तुम घर का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में सामान वगैरह लेकर आती हूँ। अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा मत खोलना किसी अनजान इंसान के लिए, अच्छे से बंद कर लेना। इतना सुनते ही कोमल घबरा जाती है। खुशबू, तुम्हें क्या काम आ गया जो यूं अचानक जा रही हो? वैसे कब तक आ जाओगी? उसे घबराता हुआ देखकर खुशबू कहती है, तुम इतना क्यों डर रही हो? वैसे भी अभी इस घर में कोई नहीं है, तुम आराम से रह सकती हो। और रही रोहन भैया की बात, तो वह भी लेट नाइट ऑफिस से आएगा, निश्चिंत होकर दरवाज़ा बंद कर लो। कोमल पीछे से खुशबू को जाते हुए देखती रह जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था समय कैसे काटे। बहुत घबराहट हो रही थी। एक एक पल गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आज उसका दिल बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी अचानक कोई डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर कोमल बहुत घबरा जाती है। डरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। झटके से दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने देखकर उसका दिल दहल जाता है। हे भगवान, आज यह इंसान इस समय यहाँ क्या करने आया है? कितनी गंदी नज़र से मुझे देख रहा है। कोमल का दिल चाह रहा था घर से भागकर कहीं और चली जाए, या फिर उसे दरवाजे पर छोड़कर ही गेट अंदर से बंद कर ले, लेकिन तब तक वह अंदर आ चुका था। कोमल खड़ी बस उसे देखती रह गई। एक झटके से रोहन दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। ए लड़की, तुम्हें क्या हुआ? कोमल को देखता हुआ कहता है और पूछता है, क्या तुम घर में अकेली हो? कोई नहीं दिख रहा घर में। कोमल उसका इरादा समझ गई थी, इसलिए उससे दूर होती हुई अपने कमरे की ओर भागने की कोशिश करती है। दौड़कर अपने कमरे में घुस जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद करने जा ही रही थी कि रोहन फुर्ती से दौड़ता हुआ आकर उसका दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में चला जाता है। यह देखकर कोमल का दिल जोरों को धड़कता है। डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाती है। देखो रोहन, आप आगे मत आना, वरना मैं बहुत हल्ला मचा दूंगी। इतना सुनते ही रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत हल्ला करने का शौक है, तो मैं भी हल्ला करवाता हूँ। करो जितना हल्ला करना है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी आवाज़ कौन सुनता है। रोहन को लग रहा था जैसे आज उसकी किस्मत उसके साथ है, ऊपर वाला उसका पूरा साथ दे रहा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया, ऊपर वाला कभी गलत का साथ नहीं देता। रोहन गलत था, बहुत गलत काम करने जा रहा था। कोमल के साथ कुछ गलत करता उससे पहले दरवाजे की डोरबेल जोर से बज उठती है, जिसे सुनकर कोमल की जान में जान आ जाती है। रोहन का तो जैसे सारा खेल ही बिगड़ चुका था। गुस्से से आंखें लाल करके कोमल की ओर देखता है। कोमल को छोड़कर दरवाजे से बाहर आता है और गुस्से में दरवाज़ा खोल देता है। जब तक रोहन दरवाज़ा खोलने गया, कोमल अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। बंद करते ही वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आज उसका साथ देने वाला कोई नहीं था इस घर में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी इज्जत जाने वाली थी। यह सोच सोचकर उसका दिल भर जा रहा था। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करती जा रही थी, हे भगवान, मेरी लाज बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। अब बस आपके हाथों में है। कहते हैं ना, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और सच्चे लोगों द्वारा किया जाने वाला दोनों एक साथ होने पर भगवान भी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। वही होता है कोमल के साथ। अभी अभी कोमल की रक्षा के लिए ही किसी को बाहर भगवान ने भेज दिया था। जैसे ही कोमल के कान में किसी अनजाने की आवाज़ आती है, कोमल की जान में जान आ जाती है और एक पल के लिए हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करती है। यह क्या, यह लड़की कौन है? मैंने इसे तो पहले कभी नहीं देखा। तभी वह लड़की आगे बढ़कर रोहन का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़कर खूब रोने लगती है। रोहन भी उसे आगे बढ़कर अपने गले लगाता है और उसके सर को सहलाने लगता है।
इस हालात में उस लड़की को देखकर कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन का व्यवहार देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आ रहा था। जी तो चाह रहा था उसे खूब गालियां दे, इतनी कि वह नहीं खड़े खड़े मर जाए। लेकिन तभी अचानक वह लड़की रोहन को भैया कहकर पुकारती है और कहती है, भैया देखो मेरे साथ कौन आया है। जिस इंसान के बारे में वह बता रही थी वह इंसान अब तक दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, इसलिए कोमल उसे अच्छे से देख नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद रोहन बाहर खड़े इंसान को बड़ी इज्जत के साथ गेस्ट रूम में बैठने का इशारा करता है। जैसे ही कोमल की नज़र उस इंसान पर पड़ती है उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही है। उसकी सांसें रुकने लगी, खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह इंसान धीरे से अंदर आकर घर के चारों तरफ अपनी नज़र उठाकर देखता है, फिर वह आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से ज़ोरदार आवाज़ आती है, मयंक जी, जिसे सुनकर अचानक उस इंसान के कदम ठिठक जाते हैं और वहीं खड़ा हो जाता है। एक झटके में कोमल दरवाज़ा खोलती है और दौड़ती हुई मयंक के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं मयंक स्टैचू बनकर सब कुछ देखता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसा खेल है ऊपर वाले का। मयंक भी अपनी कोमल को देखकर उसे कस के गले लगा लेता है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विश्वास हुआ तब मयंक अपनी आंखें बंद करके भगवान को ढेर सारा शुक्रिया कहता है। उसके दिल को सुकून मिल गया था। मयंक का खोया हुआ प्यार आज उसे वापस मिल गया था, वह भी सही सलामत। वरना थोड़ी और देर हो जाती तो ना जाने कोमल के साथ क्या हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा खड़ा होता है। उन दोनों की अच्छाई का नतीजा था जो आज इस हालत में दोनों मिल रहे थे। रोहन दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ आ रहा था, इसलिए खुद को संभाल लेता है। कोमल से अपनी बुरी नज़रें हटा लेता है। थोड़ी देर बाद मयंक और कोमल बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। कोमल भी अपनी सारी बात मयंक को बताती है। एक साथ दोनों चैन की सांस लेते हैं और गले लग जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से तब अलग हुए जब वहीं पास खड़ी सोनिया आवाज़ देती है। सोनिया को भी अब समझ आ चुका था कि मयंक भैया का यही वो खोया हुआ प्यार है जिसका वो अक्सर जिक्र करते थे। मयंक भैया चलो ना, चलकर अपनी मौसी माँ को फ़ोन लगाते हैं। मेरी बुआ जी के घर फ़ोन पड़ा हुआ है, नंबर भी यहीं कहीं ज़रूर होगा। सोनिया बहुत खुश थी अपना शहर और अपने घर पहुंचकर। तब तक रोहन वहां से गायब हो चुका था। शर्म के मारे चेहरा छुपाकर भाग चुका था। खैर, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, यह सोचती हुई कोमल खुशी से झूमकर अपने पति मयंक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो आज मैं अपनी आंटी मिसेज भाटिया का घर दिखलाती हूँ। सोनिया वहीं हाल में लगे टीवी को देखने में व्यस्त हो जाती है और इधर कोमल मयंक को ले जाकर सभी जगह दिखाती है। लास्ट में अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ जाकर दोनों एक दूसरों की आंखों में खो जाते हैं। आखिर इतने दिनों से बिछड़ा हुआ प्यार जो मिला था, यह हाल होना तो लाजमी था। मयंक, जिसने कभी सोचा नहीं था कि सोनिया को उसके घर वालों से मिलवाने के चक्कर में उसे अपनी कोमल मिल जाएगी, उसका खोया हुआ प्यार उसे मिल जाएगा। भगवान की भी लीला बहुत न्यारी होती है। आज उसे साक्षात महसूस कर रहा था। किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। सोनिया का अपनी मौसी माँ के घर खोना, कोमल का खोना एक घटना थी। उसके पीछे ना जाने क्या कारण था, लेकिन जो भी कुछ था, आज दो जिंदगी को अपना घर, अपना परिवार और अपने लोग मिल जाते हैं। खासकर कोमल, जिसका कोई नहीं था। इस दुनिया में बेचारी बहुत लाचार और मायूस थी। चुपचाप रहने वाली लड़की आज कितनी खुश थी, कितनी सारी बातें कर रही है मयंक से। मयंक भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या मेरी वही कोमल है जिसे मैंने शादी करके ज़िंदगी भर साथ निभाने का सोचा था? मुझे तो लगा था बहुत कम बोलने वाली गुमसुम सी लड़की है, लेकिन आज उसकी असलियत का पता चल रहा है। कितनी चुलबुली, कितनी प्यारी और कितनी मिलनसार लड़की है। मन ही मन मयंक सोचता है, चलो अच्छा है, कोमल का खो जाना और फिर मिलना और इतना चेंज हो जाना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। घर वालों से मिलकर, उनसे इजाज़त लेकर बहुत जल्द दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। इस बार ट्रेन में बैठने के बाद एक दूसरे का हाथ तक नहीं छोड़ते। स्टेशन पर उतरना तो दूर की बात थी।